नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार स्वाति एकेडमी पर। यूपीएसआई के विगत परीक्षाओं की प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला की आज ये 10वीं क्लास है। इसके पहले की 9 क्लासेस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए पर्वत, बी मोती, सी ख्याति, डी पत्थर। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है पूछा है, तो इसका जवाब होगा सी ख्याति। ख्याति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वत, मोती, पत्थर ये क्या है? पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 2, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। यह किस प्रकार का वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी सरल वाक्य। इसका जवाब होगा सी मिश्रित वाक्य। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ खेलूं, क्या है ये? मिश्रित वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन सा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर है, तीनों रचना के आधार पर हैं। प्रश्न संख्या 3, वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह साल भर अनुपस्थित रहा। ऑप्शन ए कालवाचक, बी परिमाणवाचक, सी रीतिवाचक, डी स्थानवाचक। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? इसका जवाब होगा ए कालवाचक। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इसमें किसका बोध हो रहा है? समय का। साल भर में समय का बोध हो रहा है। जिस वाक्य में समय का बोध हो उसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। प्रश्न संख्या 4, बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? ए पंडित, बी सभ्य, सी संगत, डी बलिष्ठ। बर्बर का विलोम। इसका जवाब होगा बी सभ्य। बर्बर का विलोम कौन सा है? सभ्य। बर्बर मतलब होता है असभ्य, तो इसका विलोम क्या होगा? सभ्य। प्रश्न संख्या 5, गिरधर शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। गिरधर में समास। इसका जवाब होगा डी। कौन सा? बहुब्रीहि समास। क्योंकि गिरधर कहने से हमारे मन में किसका ख्याल आ रहा है? कृष्ण का। गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। यह किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। तो गिर धर 2 शब्द हैं, गिर और धर। धर से धारण करने वाला, गिर पर्वत को धारण करने वाला। संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है? कृष्ण की तरफ। यहाँ क्या है? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 6, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1976, बी 1993,
सी 1975, डी 1983। इसका जवाब होगा सी 1975। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? ए 344, बी 351, सी 343, डी 348। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? इसका जवाब होगा डी 348। 348। और 344 क्या कहता है? राजभाषा आयोग का गठन। 344 में राजभाषा आयोग के गठन के लिए है। राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा, इसमें ये बताया गया है। और अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, इसमें क्या है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बात की गई है अनुच्छेद 351 में। प्रचार प्रसार। और 343 में क्या कहा गया है? 343 में राजभाषा हिंदी होगी राजभाषा। हिंदी। लिपि देवनागरी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। और जो अंक होगा उसका क्या स्वरूप होगा? अंतर्राष्ट्रीय अंक का विधान किया गया इसमें। और इसका जो जवाब होगा इस प्रश्न का वो होगा डी 348। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में जिस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है वो है 348। प्रश्न संख्या 8, तृण काटना मुहावरे का अर्थ। तृण काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए घास काटना, बी मतलब का काम करना, सी फूल गुच्छा तैयार करना, डी शरण में जाना। तृण काटना मुहावरे का अर्थ पूछा है। इसका जवाब होगा डी शरण में जाना। तृण काटना मतलब शरण में जाना। प्रश्न संख्या 9, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी यह उक्त किस रचनाकार की है? ए विद्यापति, बी सूरदास, सी नानक देव, डी कबीरदास। ये पंक्ति किसकी है? इसका जवाब होगा सी नानक देव का। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी पंक्ति नानक देव जी की है। इनकी कुछ रचनाएं हैं नानक देव जी की। जपू जी, और जपू जी साहिब, आशा दीवार,
आशा दीवार, रहिरास, रहिरास, सोहिला, नसीहतनामा, सोहिला, नसीहतनामा, नामा। ये सब क्या हैं? नानक जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 10, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? ए गृह मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विधि मंत्रालय। इसका जवाब होगा सी शिक्षा मंत्रालय। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत है। प्रश्न संख्या 11, आप आइए, आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अन्यत्र शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी कालवाचक क्रिया विशेषण। आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए में अन्यत्र शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसका जवाब होगा क्या? सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्यत्र शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे स्थान, स्थिति, स्थान और स्थिति और क्या? दिशा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें अन्यत्र क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 12, मांस कंजम्पशन, मांस कंजम्पशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? ए भार प्रयोग, बी जनसंचार, सी व्यापक उपभोग, डी व्यापक प्रतिरक्षण। इसका जवाब होगा सी व्यापक उपभोग। प्रश्न संख्या 13, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास, डी कर्मधारय समास। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? इसका जवाब होगा सी अव्ययी भाव समास। आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। यहाँ जो आ है, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, जीवन मूल शब्द है, संज्ञा है। ये पहला पद क्या होता है? अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। तो यहाँ जो आ है ये उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो यहाँ जो है अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 14, सुजान भगत, अलगौझा, गृहदाह, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? ए कहानी, बी काव्य, सी उपन्यास, डी नाटक। ये सब रचनाएं किस विधा की हैं? इसका जवाब होगा ए कहानी। क्या है? कहानी विधा की रचनाएं हैं। और किसकी हैं? प्रेमचंद जी की।
ये सब क्या है? प्रेमचंद जी की कहानी। सुजान भगत, अलगे ओझा, गृहदाह, नशा, माता का हृदय। ईदगाह, कफन, ये सब क्या है? बड़े भाई साहब। ये सब प्रेमचंद जी की कहानी है। प्रश्न संख्या 15, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए, अपनी केवल धार, बी, सबूत, सी, पुतली में संसार और डी, नए इलाके में। अरुण कमल को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका जवाब होगा डी, नए इलाके। नए इलाके के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? द्रविड़ भाषा नहीं है इनमें से कौन सी? ए, मलयालम, बी, तेलुगु, सी, तमिल, डी, सौराष्ट्र। इसका जवाब होगा डी, सौराष्ट्र। मलयालम, तेलुगु, तमिल ये क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। लेकिन सौराष्ट्र क्या है? यह सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा की शाखा से है। सौरसेनी अपभ्रंश भाषा की शाखा से सौराष्ट्र भाषा है। प्रश्न संख्या 17, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए, कालवाचक क्रिया विशेषण, बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह अचानक बोल पड़ा, अचानक शब्द में पूछा है क्रिया विशेषण। इसका जवाब होगा बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके का, किसका? तरीके का, क्रिया के होने के तरीके का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ कार्य, बोलने का कार्य कैसे हो रहा है? क्रिया अचानक से, तो यहाँ क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ काल का बोध हो, समय का बोध हो, वहाँ कालवाचक होता है। स्थान, दिशा, स्थिति का बोध हो तो वहाँ क्या होता है? स्थानवाचक। और परिमाण, मात्रा इत्यादि का बोध हो तो वहाँ क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे सहसा क्या है? ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। एकाएक, एकाएक, अचानक, सहसा और धड़ाधड़, बिल्कुल, ये सब क्या हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 18, रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? ए, सार्वनामिक विशेषण, बी, परिमाणवाचक विशेषण, सी, संख्यावाचक विशेषण, डी, गुणवाचक विशेषण। इसका जवाब होगा डी, गुणवाचक विशेषण। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, क्या? गुण और दोष, दोष का बोध कराते हैं, वे क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, लाल, पीला, हरा, ये सब क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 19, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए, अर्धविराम, बी, कोष्ठक, सी, उद्धरण और डी, निर्देश। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए
उस अंश को मूल वाक्य से अलग दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसका जवाब होगा क्या? बी, कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे सुमित्रा नंदन अपने भाई के साथ वन को गए। सुमित्रा नंदन अपने भाई के साथ वन को गए। तो सुमित्रा नंदन को स्पष्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे? इनका व्याख्या करने के लिए यहाँ कोष्ठक में लक्ष्मण लिख देंगे। लक्ष्मण, ये क्या है? कोष्ठक का यहाँ प्रयोग किया गया है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। प्रश्न संख्या 20। ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऐन वक्त शब्द में उपसर्ग पूछा है। ए ऐनव, बी वक्त, सी ए, डी ऐन। ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? वक्त मूल शब्द है, ऐन क्या है? इसमें उपसर्ग है। तो इसका जवाब क्या होगा? डी, ऐन। ऐन क्या है? उपसर्ग है और वक्त जो है यह मूल शब्द है। ऐन क्या है? उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग है, विदेशी भाषा का उपसर्ग है। ऐन विदेशी भाषा का उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 21। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? ए इज्जत, बी कांति, सी जल, डी हाथ। इसका जवाब होगा डी, हाथ। हाथ क्या है? पानी का, हाँ, पानी शब्द जो है उसका ये हाथ अर्थ नहीं होगा। बाकी इज्जत भी होगा, कांति भी होगी, जल भी होगा। पानी का इज्जत, कांति, जल। प्रश्न संख्या 22। खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम पूछा है, इसका मतलब खत्री क्या है? तद्भव है। तो खत्री का तत्सम क्या होगा? ए क्षत्रिय, बी क्षेत्र, सी क्षेत्रज्ञ, डी शिष्य। इसका जवाब होगा ए क्षेत्रीय। खत्री का तत्सम क्षेत्रीय होगा और क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? ये क्षेत्र जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? खेत। खेत होगा। शिष्य का तद्भव शिष्य, तालव्य से लग जाएगा। अरे दंत सा लगेगा इस पे, ये दंत से है शिष्य। प्रश्न संख्या 23। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए तिक, बी क, सी नै, डी इक। नैतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इसका जवाब होगा डी, इक। नैतिक शब्द में इक प्रत्यय है। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगकर नैतिक शब्द बना है। नीति में इक प्रत्यय लगकर नैतिक शब्द बना है। प्रश्न संख्या 24। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ और दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ए ठ, बी ई, सी री, डी ऊ। इसका जवाब होगा डी ऊ। क्यों? क्योंकि
ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? उ आता है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ और प वर्ग। तो यहाँ क्या है? उ, दीर्घ उ है। यहाँ दीर्घ उ पूछा भी है, तो इसका जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए उर्दू, बी छत्तीसगढ़ी, सी नेपाली, डी तमिल। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका जवाब होगा बी, छत्तीसगढ़ी। उर्दू, नेपाली, तमिल ये क्या है? 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। और छत्तीसगढ़ी क्या है? ये बोली है, ये इसमें शामिल, ये बोली है, भाषा नहीं, ये बोली है। प्रश्न संख्या, ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इससे कुछ प्रश्न किए होंगे। धरती पर अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। अमीर और गरीब के बीच क्या होती जा रही है? खाई चौड़ी होती जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक से भी इस बात की पुष्टि हुई है। भारत भी इस रुझान में अछूता नहीं है। बार्कलेड हुरून इंडिया रिच लिस्ट, बार्कलेड हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार इस समय देश के 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इन लोगों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद की कितनी है? 25% है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में निजी संपदा में स्थिर रूप से वृद्धि हो रही है। 2018 में निजी संपदा $3 ट्रिलियन हैं, जो 13% वृद्धि के साथ 22 में कितने हो गए? $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तब इस मामले में वह दुनिया का 11वां धनी देश बन जाएगा। गरीब कौन है? इसे परिभाषित करने के लिए दुनिया के सभी देशों में अलग अलग मानदंड हैं। अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है। अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिसके पास 2 कार हैं। लेकिन भारत में ऐसे परिवार को मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिसके पास 2 कार हैं, और भारत में ऐसे परिवार को मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत में इस समय कितने लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है? परिच्छेद में बताया गया है कितने लोगों के पास है। ए 11%, बी 831, सी 13%, डी 25%। भारत में इस समय कितने लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है? ऊपर यहाँ बताया गया है कि इस अनुसार क्या है, लिस्ट के अनुसार इस समय देश में 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। तो इसका जवाब होगा बी। क्या होगा? बी। 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। प्रश्न संख्या 27, निजी संपदा 2022 तक कहाँ पहुँचने की उम्मीद है? ए
3 ट्रिलियन डॉलर तक, बी 1000 करोड़ रुपए तक, सी 5 ट्रिलियन डॉलर तक, डी 13 ट्रिलियन डॉलर तक। निजी संपदा 22 में कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है? इसका जवाब होगा सी 5 ट्रिलियन डॉलर तक। यहाँ परिच्छेद में बताया गया है कि 22 में 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। प्रश्न संख्या 28। उक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना एक सपना है। बी भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना है। ये क्या है? भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना एक सपना है। और बी में कह रहा है कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना है। सी कह रहा है कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। और डी कह रहा है कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिल रहा है। तो इसका जो जवाब होगा वह होगा सी। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर बराबर नहीं मिल रहा है। प्रश्न संख्या 29। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए हिंदी दिवस, बी विश्व हिंदी दिवस, सी मातृभाषा दिवस, डी अनुवाद दिवस। 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं? इसका जवाब होगा ए हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अनुवाद दिवस 30 सितंबर। और ये 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। प्रश्न संख्या 30। आप यात्रा न कीजिए यह किस प्रकार का वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य, डी क्या है? संकेतवाचक वाक्य। आप यात्रा न कीजिए, इसका जवाब होगा ए निषेधवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी कार्य में निषेध पाया जाए, कार्य में निषेध पाया जाए, वहाँ क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य। यहाँ जो है न आया है, यात्रा न कीजिए, तो यहाँ क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 31। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? ए अनुभाव, बी होगा सी। बी अस्थाई भाव, सी विभाव, डी संचारी भाव। इसका जवाब होगा बी स्थायी भाव। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। ये हृदय में सदैव बना रहता है और परिस्थितियां आने पर ये और
अनुभाव विभाव संचारी भाव में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 32, राम एक पुस्तक मुझे दो। इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है पूछा है। ए संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। एक किस प्रकार का विशेषण है। इस वाक्य में जो एक शब्द है कैसा विशेषण है। इसका जवाब होगा ए संख्यावाचक विशेषण। एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 33, कुकुरमुत्ता के कवि कौन हैं। कुकुरमुत्ता के रचनाकार पूछा है। ए रामनरेश त्रिपाठी, बी जयशंकर प्रसाद और यह है सी अज्ञे, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। इसका जवाब होगा डी। क्या होगा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना है ये कुकुरमुत्ता। इनकी और रचनाएं जैसे अनामिका, अन्य रचना भी हम देख लेते हैं। अनामिका, परिमल और गीतिका, अड़िमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है और अतिमा किसका है, पंत का है। बेला, आराधना, अर्चना ये सब क्या हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 34, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए प्रथमाक्षर, बी प्रथमाक्षर, सी प्रथमाक्षर, डी प्रियतमाक्षर। सही वर्तनी वाला शब्द, इसका जवाब होगा सी प्रथमाक्षर। प्रथम और अक्षर से मिलकर बना है प्रथमाक्षर। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि प्रथमाक्षर में। इसका अ दोनों की जगह आ आदेश होगा, शब्द बनेगा प्रथमाक्षर। बाकी तीनों अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 35, मजदूर को मजदूरी दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए कर्म कारक, बी संबोधन कारक, सी संबंध कारक, डी अधिकरण कारक। मजदूर को मजदूरी दीजिए वाक्य में कौन सा कारक है पूछा है। इसका जवाब होगा ए कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ क्या आया है, को। इसमें क्या होगा, कर्म कारक। और संबंध में, संबंध का चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, रे। संबोधन का हे, अरे होगा। और अधिकरण का में, पर, पे या ऊपर, ये क्या है, अधिकरण के। प्रश्न संख्या 36, वह कविता गायन करती है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। वह कविता गायन करती है। ए सामान्य भूत, बी सामान्य भविष्यत, सी अपूर्ण वर्तमान, डी सामान्य वर्तमान। इसका जवाब होगा डी सामान्य वर्तमान। वह कविता गायन करती है, क्या है, सामान्य वर्तमान।
क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से चल रही है, तो वहाँ क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। तो यहाँ गाने की क्रिया सामान्य रूप से चल रही है। प्रश्न संख्या 37, हिमालय का संधि विच्छेद कौन सा है? ए हिमा धन लय, बी हिमा धन अलय, सी हिमा धन आलय, डी हिम धन आलय। हिमालय का संधि विच्छेद पूछा है, इसका जवाब होगा डी हिमधन आलय। हिमालय का संधि विच्छेद हिमधन आलय। और इसमें कौन सी संधि है? हिमालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिमालय के अ म के और यहाँ आलय का आ, दोनों की जगह क्या होगा, अ प्लस आ मिलकर क्या हुआ, आ बराबर आ, तो दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 38, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? ए मन, बी शरीर, सी घड़ा, डी समूह। घट शब्द का अर्थ नहीं है पूछा है, इसका जवाब क्या होगा, डी होगा, समूह। समूह घट का अर्थ नहीं है। बाकी मन, शरीर और घड़ा क्या है, घट के अर्थ दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? ए व्यवहार, बी आकांक्षा, सी आदत, डी चाल चलन। आचरण शब्द का अर्थ नहीं है पूछा है, इसका जवाब क्या होगा, आचरण का अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसका जवाब होगा बी आकांक्षा। आकांक्षा शब्द आचरण का अर्थ नहीं दे रहा है। बाकी व्यवहार, आदत और चाल चलन आचरण के अर्थ दे रहे हैं। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। आकांक्षा का समानार्थी क्या होगा, इच्छा और कामना, चाह, ये सब क्या हैं, आकांक्षा के समानार्थी। और आचरण के क्या होंगे, व्यवहार, आदत और चाल चलन। प्रश्न संख्या 40, छटांक चून, चौबारे रसोई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए संपन्नता का निशान, बी बेईमानी के पैसे, सी झूठा दिखावा और शान, डी शानदार जीवन। छटाक चून, चौबारे रसोई। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका जवाब होगा सी झूठा दिखावा, झूठा दिखावा। छटाक चून और चौबारे रसोई। यहाँ चून का आशय किससे है, आटा से। चून का आशय आटा से है। और चौबारे जिसके चारों दीवारों में दरवाजे हों, द्वार हों, तो उसे चौबारा कहते हैं। जैसे कोई कमरा हो और कमरा के चारों दीवारों में द्वार हो तो क्या होगा, वह चौबारा। तो इसका ये क्या होगा अर्थ, झूठा दिखावा और शान। इसी के साथ 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।